अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हमने बात करनी है कि जो हम जब दिल के मरीज़ आते हैं और उनके अंदर हम तशख़ीस करते हैं कि इनके अंदर नालियों की तंगी है, उसको हम फिर मज़ीद किस तरह लेके चलते हैं और उनकी प्रेज़ेंटेशन जो है वो किस-किस तरह की हो सकती है, थोड़ा-सा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बुनियादी तौर पे जो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये जो मतलब कि चिकनाई जमा होने की जो बीमारी है दिल की शरीयानों के अंदर, वो जो कॉज़ करती है वो दिल की नाली की तंगी जो है ना, वो दिल की जो शरेयानें हैं उनके अंदर तंगी का बायस बनती है। जब वो स्टेनोसिस होती है, उनकी जो तंगी आती है, तो वो किस लेवल की तंगी है, उस लेवल की जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता बीमारी शुरू होती है और उसकी जो है ना उस हिसाब से मुख्तलिफ किस्म की प्रेज़ेंटेशंस हो सकती हैं। वो सिंपल एंजाइना हो सकता है अगर वो 50% की स्टेनोसिस है, और अगर उससे बढ़ रही है तो फिर उसकी जो है ना वो अटैक वाले मामलात भी हो सकते हैं। इसके साथ भी पेशेंट जो है ना वो प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं इमरजेंसीज़ के अंदर। अब बुनियादी तौर पे हमने ये देखना है कि ये जो स्टेंट वाला मामला है, इसको हमने जो है ना वो किस तरह इसके अंदर पेशेंट की सिलेक्शन होती है और क्या इसके बारे में गाइडलाइंस हैं, जो परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन जिसको हम पीसीआई कहते हैं, उसकी जो है ना वो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जब ये सिस्टम कब शुरू हुआ, ये सितंबर 1977 के अंदर जो है ना एंड्रियाज़ नाम का एक समझें कि एक डॉक्टर था जिसने पहली दफ़ा जो है ना एक फ़िक्स किस्म की वायर दिल की शरेयानों के अंदर जो है ना वो गुज़ारी, और उसकी वजह से जो है ना उसने उसको एक फ़िक्स प्रेशर के ऊपर उसको ओपन किया और नाली जो है ना उसने खोली। ये पहला प्रोसीजर था। उसके बाद टाइम के साथ-साथ इसमें बड़ी रेवोल्यूशन आई और ये डेवलप होती गई। शुरू में इसको पीटीसी, ये परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कहा गया। बाद में इसको पोबा के नाम से पुकारा गया, जिसको हम जो है ना परक्यूटेनियस ओल्ड न जो है ना वो बैलून एंजियोप्लास्टी के नाम से कहते हैं। और उसके बाद जो है ना इसको अब जो रीसेंट स्टडीज़ हैं और इसको जो एडवांसमेंट्स आई, फिर इसको इन्होंने पीसीआई परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन के नाम से जो है ना इसको लिखा पढ़ा और समझा जाता है। अब इसके अंदर जो बुनियादी हैं मामलात वो ये हैं कि हम इसको बड़े अब हाँ, पूरी दुनिया के अंदर जो है ना पीसीआई जो है ना ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है और उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स हैं। बेसिकली जो अटैक आते हैं और जो दिल के मामलात हैं, नालियों की तंगी है ना, उसकी अगर हम प्रेज़ेंटेशन को समझें, उसकी अगर हम पैथोफिज़ियोलॉजी की तरफ जाएँ तो उसमें 3 किस्म की जो है ना वो बुनियादी प्रेज़ेंटेशंस हो सकती हैं। जो पहली प्रेज़ेंटेशन है वो ये है कि एसटी एलिवेशन एमआई मेजर बड़ा अटैक जिसको कहते हैं, कि वो आता है जिसके अंदर हम सबसे पहले जो है ना वो प्रेफ़र करते हैं कि इसको जो है ना वो स्टेंट डलना चाहिए, जिसको नाम दिया गया है प्राइमरी पीसीआई का। कि बस इनिशियली ही आपने उसको जस्ट जो है ना वो उसका पेन कंट्रोल करना है, उसको खून पतला करने वाली और खून को गाढ़ा होने से बचाने वाली दवाइयाँ लगानी हैं और सीधा उसको कैथ में आपने शिफ्ट करना है और प्रेफ़र किया जाए कि जो है ना उसको वो स्टेंट डाला जाए। अब ये डिपेंड करता है कि इसका सिनेरियो क्या होना चाहिए। जब आपके पास पेशेंट आया एसटी एलिवेशन एमआई वाला, मेजर अटैक वाला, और आप जिस सेटअप में बैठे हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह फिर उस पे डिपेंड करता है कि आप पेशेंट को कैसे चलाएँगे। अगर तो आप ऐसे सेटअप में काम कर रहे हैं जहाँ पे 24/7 आपको बैकअप है, जो है वो कार्डियक कैथ का, जहाँ पे हम स्टेंट डालते हैं, तो फिल फोर आपने जो है ना इसको वो टैबलेट्स देनी है खून को गाढ़ा करने से बचाने वाली, और फिर इसको जो है ना पेन कंट्रोल करना है और शिफ्ट कर लेना है आपको। विदिन 60 मिनट्स आपने उसको स्टेंट डाल देना है। अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, आपके पास पेशेंट आ गया और आपने ये देखना है कि फिर ऐसी फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल है नियर बाई। क्या आप अपने मरीज़ को उसका पेन कंट्रोल करके विदिन 2 आवर्स जो है आप उसको, जहाँ प्राइमरी पीसीआई हो रही है, वहाँ आप इसको पहुँचा सकते हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल है कि आप उसको इनिशियली मैनेज करें। फिल 4 जो है ना उसको आप फिर पेन कंट्रोल करके खून पतला करने वाली और खून को गाढ़ा होने से बचाने वाली दवाइयाँ दे के आप उसको शिफ्ट करवा दें, ताकि विदिन 2 आवर्स जो है वो उसकी विदिन 120 मिनट्स जो है ना वो उसको स्टेंट डल जाए। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये आता है कि वो पेशेंट का जो अटैक है वो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है या अनस्टेबल एंजाइना है। अब इसमें ये होता है कि इसकी जो ब्रॉड हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं वो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इसको कहते हैं। अब इसमें फिर हम अटैक वाला टेस्ट करवा लेते हैं जिसको ट्रोपोनिन्स कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम इसको नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर हम इसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। अब अगर ये दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अगर इस तरह के पेशेंट जब आते हैं तो इनमें फिर हम ये करते हैं कि इनको हम मेडिसिन देते हैं, इनको 72 आवर्स के लिए हम एडमिट करते हैं और इसको जो है ना हम खून को पतला करने वाली और खून को गाढ़ा होने से बचाने वाली दवाइयाँ जो है ना वो हम साथ-साथ चलाते हैं।
इसके अंदर फिर हमने जो ये स्टेंट डालने का सीन है उसका जो डिसीजन होता है वो हम फिर करते हैं, इसको रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। इसको हम देखते हैं कि पेशेंट की जो बीमारी है जिसके साथ वो आया है वो किस हिसाब की है, पेशेंट कितना जो है ना वो समझें कि उसका वो हाई रिस्क है उसके लिए ये बीमारी, और उसकी जो बेनिफिट्स हो सकते हैं वो दवाई के साथ क्या हो सकते हैं और स्टेंट के साथ क्या हो सकते हैं। इस तरह रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के साथ फिर हम आगे लेके चलते हैं, और बेहतरीन ये होता है कि एट द एंड आप इसको जो है ना स्टेंट की तरफ लेके जाएँ जब दवाइयों से और इससे जो है ना उस हिसाब का रिजल्ट ना मिल रहा हो। और अनस्टेबल एंजाइना में भी सेम यही है, जिसमें ये वो था जो चेस्ट पेन के साथ आया, आपने उसको मैनेज किया, जब आपके पास कार्डियक एंजाइम्स आए, ट्रोपोनिन्स आए तो वो नेगेटिव थे, तो वो अनस्टेबल एंजाइना है। उसको भी सेम इसी तरह हमने रिस्क स्ट्रेटिफाई करना है और देखना है कि कितना हाई रिस्क है वो पेशेंट, कितना उसको आगे जाके मसाइल हो सकते हैं, तो हम दवाई पे रखना है या स्टैंड पे, तो उसका डिसाइड करेंगे। जो तीसरा सिनेरियो है वो है स्टेबल अंजाइना, क्रोनिक स्टेबल अंजाइना, कि उनको कोई अटैक नहीं हुआ, उनकी जो नालियों की तंगी है वो ऑलमोस्ट समझें कि वो 50% है, और पेशेंट जो है ना वो जब कोई रूटीन से हट के कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको दर्द होता है, जबकि ऐसे रूटीन की एक्टिविटीज़ करे चले फिरे तो उसको नहीं होता। तो उसमें जो है ना वो बड़ी समझें कि बड़ी स्टडीज़ हैं। इसमें कुछ तो प्रेफ़र करते हैं कि आप पेशेंट को मेडिसिन पे ही चलाएँ, और कुछ गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप अगर आपकी मेडिसिन जो है ना वो उसको इफ़ेक्टिव नहीं है तो फिर आप उसके जो है ना उसको एंजियोग्राफी की तरफ लेके जाएँ और उसकी जो है ना रिवास्कुलराइज़ेशन कर दें, उसको खोल दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें, सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।